झोंपड़ी के पीछे से वो एक टोकरी ले आई जिसमें जंगली केलों का गुच्छा, 2-3 अनानास और नारियल के कटे हुए टुकड़े थे। सुल्तान ने थोड़े बहुत फल खाए, एक ताज़ा नारियल तोड़कर इसका पानी पिया। इस दौरान कुंदनी इसके सामने घास पर आलती पालती मारे बैठी रही। इस औरत की सारी शख्सियत में एक अजीब सी मकनातीसी कशिश थी जिसको सुल्तान महसूस कर रहा था। वो बात करते हुए आंखों को बहुत कम झपकाती थी। शायद नाग मंदिर में सांपों की पूजा करते करते और सांपों के पास रहते रहते इसे ये आदत पड़ गई थी। सुल्तान ने रामेश्वरम के नाग मंदिरों की देवदासियों की बात शुरू कर दी। कुंदनी की बातों से सुल्तान पर इस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि इस औरत को रामेश्वरम के सारे मंदिरों और शिव देवता के मंदिरों के हालात का पूरा इल्म था। नाग मंदिरों और शिव देवता के मंदिरों की पुरानी देवदासियों से इसका बाकायदा रब्ता था। वहाँ जो कोई नई औरत देवदासी बनाई जाती थी तो कुंदनी को खबर हो जाती थी। इस सिलसिले में इलाके के कुछ जंगली सपेरे कुंदनी के खास जासूस थे। ये सपेरे कुंदनी को नागन माता और शिव देवता की पत्नी पवित्री का अवतार समझते थे। जब सुल्तान ने इसे कहा कि सुना है कि इन दिनों शुमाल से कोई मुसलमान लड़की अगवा करके लाई गई है जिसे किसी मंदिर में देवदासी बनाया गया है, तो कुंदनी ने अपने खुदे बालों को पीछे झटकते हुए कहा, तुमने ठीक सुना है, एक मुसलमान लड़की पंजाब या शायद दिल्ली प्रांत से उठाकर लाई ज़रूर गई है, मगर अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि इसे देवदासी बनाकर कौन से मंदिर में रखा गया है। मगर तुम्हें किसी मुसलमान लड़की से क्या गर्ज है? तुम्हें तो अपनी मंगेतर के बारे में पता करना है। क्या नाम बताया था तुमने अपनी मंगेतर का? सुल्तान ने जल्दी से अपनी फर्जी हिंदू मंगेतर लड़की का नाम याद किया और कहा, कमला पारेख। हाँ, कुंदनी ने सर को हिलाते हुए कहा, कमला पारेख। मैं तुम्हें इसका पता बता दूंगी। मेरे आदमी मंगल के मंगल मेरे पास आते हैं। अभी मंगलवार में 3 दिन बाकी हैं। क्या तुम 3 दिन मेरी झोंपड़ी में रह लोगे? यहाँ तुम्हें शहर जैसा आराम नहीं मिलेगा। जंगली फल और खिचड़ी खानी पड़ेगी। कमांडो सुल्तान का ख्याल मुसलमान लड़की की तरफ अटका हुआ था। हो सकता है वो नसरीन ही हो, मगर वो मुसलमान लड़की के बारे में ज़्यादा पूछगछ करके कुंदनी को शक में मुब्तला नहीं करना चाहता था। कुंदनी बड़ी तजुर्बेकार, जहांदीदा और ज़हीन औरत थी। वो बात की तह तक पहुँच सकती थी और सुल्तान इस पर अपना मुसलमान होना जाहिर नहीं करना चाहता था। कुछ पता नहीं था कि ये राज खुल जाने से कुंदनी पर इसका क्या रद्द-ए-अमल हो और वो सुल्तान के साथ फिर क्या सलूक करे। इसने कहा, मैं रह लूँगा, बस किसी तरह मुझे मेरी मंगेतर का पता बता दो। कुंदनी मुस्कुराई, कहने लगी, पता भी करा दूंगी और इसे तुम्हारे पास पिला दूंगी। और क्या चाहते हो? जानते हो मैं तुम पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हूँ? सुनो, तुम मुझे पहली नज़र में अच्छे लगे हो। और कुंदनी कहका लगाकर हंस पड़ी। फिर अपने लंबे बालों में बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर बोली, इससे तुम अपने दिल में कोई ख्याल न लाना। मैं जानती हूँ तुम लोग बड़ी जल्दी औरतों से मोहब्बत करने लगते हो। मैं बड़ी सती सावित्री औरत हूँ। मेरे अपने बेटे नागमणि सांप के अलावा इस प्रांत के सारे सांप मेरी हिफाजत करते हैं। जहाँ बुलाती हूँ दौड़े चले आते हैं, जहाँ भेजती हूँ फ़ौरन पहुँच जाते हैं। वो मेरी बात समझते हैं, मैं इनकी ज़ुबान समझती हूँ। कमांडो सुल्तान अगरचे बहुत मोहताज था, फिर भी नसरीन के बारे में इसे बेहद तशवीश थी। और जब कुंदनी ने भी इस बात की तायद कर दी थी कि एक मुसलमान लड़की शुमाल से अगवा करके रामेश्वरम में लाई गई है, तो सुल्तान ज़्यादा परेशान हो गया था। कुंदनी ने अपनी बात ख़त्म की तो वो बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से कहने लगा, कुंदनी जी, मेरी मंगेतर कमला के साथ साथ इस मुसलमान लड़की का भी पता करा दो जिसे कुछ बदमाश शुमाल से अगवा करके लाए हैं। इस बेचारी का भी भला हो जाएगा। कुंदनी ने घूर कर सुल्तान को देखा, तुम्हें इस मुसलमान लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों है? सुल्तान ने बात को टालते हुए कहा, कोई नहीं, मुझे कोई हमदर्दी नहीं, बस यही ख्याल आया था कि वो भी किसी की बहन बेटी होगी। कुंदनी अपनी नथनी ठीक करते हुए बोली, तुम ठीक कहते हो तो पता करा देती हूँ। फिर सुल्तान की तरफ देखकर बड़ी लगावट से मुस्कुराई। कमांडो सुल्तान ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ अल्लाह, तू मुझे इस नागन से बचाना। कुंदनी वाकई एक नागन सिफ्त औरत बन चुकी थी। सारी जवानी इसने नाग मंदिरों के सांपों में काटी थी। जवानी गुजर जाने के बाद अब भी वो सांपों में ही रह रही थी। कुछ सांप इसने वैसे ही पाल रखे थे। काले सांप को वो अपना बेटा मनी कहती थी। इसको वो माँ बनकर दूध पिलाती थी। इसकी आंखों में नागन की आंखों वाली कशिश और चमक थी। अगर कुंदनी की पलकें ना होती तो वो आंखें पूरी नागन की आंखें थी। अब भी सुल्तान ने देखा कि वो काफ़ी देर बाद पलकें झपकती है। जब वो बात करती तो थोड़ी देर के बाद इसकी ज़ुबान से शिकारी की आवाज़ निकालती थी और बातें करते हुए ज़ुबान की नोक बाहर निकाल कर अपने होंठों पर फेरती रहती थी। सुल्तान को यकीन हो चुका था कि कुंदनी के अंदर भी सांप का जहर मौजूद है या पैदा हो गया है। अगर वो किसी को काट ले तो ज़रूर मर जाएगा। सुल्तान को कुंदनी से कोई सरोकार नहीं था। अगर कोई था तो महज इतना कि वो इसके ज़रिए नसरीन का सुराग लगाना चाहता था, नसरीन तक पहुँचना और इसे इस जहन्नम से निकाल कर ले जाना
जाना चाहता था। जब से सुल्तान को कुंदरी की नागन जैसी आंखों में ख़ास किस्म की चमक सी नजर आने लगी थी, वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया था। वो सुल्तान की तरफ देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराने भी लगती थी और अपनी नाक की नथरी को बार बार दुरुस्त भी करने लगती थी। बालों को एक ख़ास तरीके से झटक कर एक दुलरुबाई के अंदाज में सुल्तान की तरफ देख कर निगाहें दूसरी तरफ कर लेती। कुंदरी ने कहा था कि वो मंगल के रोज़ इसके ख़ास जासूस जो सपेरे आएंगे और वो इनसे मालूम करेगी कि जो मुसलमान लड़की लाई गई है वो किस मंदिर में है। इसलिए अब सुल्तान को हर हालत में 3 दिन तक वहाँ रहना और इंतज़ार करना था। इसको कुंदरी से खौफ सा महसूस होने लगा। एक किस्म की कराहत भी महसूस होती थी। वो अपने पालतू सांप को अपने मुंह के पास लाकर इसका मुंह चूमती तो सुल्तान अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता। बहरहाल सुल्तान को ये सब कुछ बर्दाश्त करना था। सूरज मगरिब की तरफ चट्टानों और ऊंचे ऊंचे दरख्तों के पीछे ग़रूब हो गया। जंगल में अंधेरा छाने लगा। कुंदरी ने झोंपड़े के बाहर नारियल के तेल का एक बड़ा सा दिया रोशन कर दिया। इसकी रोशनी बस इतनी ही थी कि झोंपड़ी से 2-3 कदम के फासले पर चीज़ें नजर आती थी। कुंदरी ने सुल्तान से कहा, तुम झोंपड़ी में सो जाओ। सुल्तान झोंपड़ी के बाहर बैठा हालात की सितम ज़रीफ़ी पर गौर कर रहा था। इसने बात सुनकर असबात में सर हिलाया। कुंदरी ने दूसरी छोटी झोंपड़ी की तरफ इशारा करके कहा, मैं वहाँ सो जाऊँगी। ये कहकर वो दूसरी झोंपड़ी की तरफ चल दी, जो इसने चंद कदमों के फासले पर केले के दरख्तों के एक झुंड में बनाई थी और जहाँ इसने अपने पालतू सांपों की कुछ पिटारियाँ रखी हुई थी। 2 कदम चलने के बाद वो रुकी। पलट कर गर्दन को जरा सा झटका देकर सुल्तान की तरफ देखा। इसके बाल नीचे लटक रहे थे। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ तक इसकी रोशनी बमुश्किल पहुँच रही थी। सुल्तान को एक ऐसी नागन लगी जो औरत का रूप लेकर सामने आ गई हो। कुंदरी ने कहा, थोड़ी देर में यहाँ चंद्रमा निकल आएगा। चांदनी में यहाँ जंगल के सांप सैर करने आते हैं। अगर कोई सांप तुम्हारे पास आ गया तो डरना नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे। ये कहकर वो हंसी और अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दी। सुल्तान इसे जाते देखता रहा। नसरीन मध्य प्रदेश के घने जंगल में खुफिया पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थी। कश्मीरी हुर्रियत परस्त जाले सुबहान भट्ट, असदुल्ला और गुलाम नबी इसके साथ थे। कश्मीरी लड़की और एक कश्मीरी मुजाहिद को ये हुर्रियत परस्त जाले जान की बाजी लगाकर पूना के इंट्रोगेशन सेंटर से निकाल कर ले आए थे। कश्मीरी मुजाहिद को बिजली के झटके लगाए गए थे। इसके सारे जिस्म पर जख्मों के निशान थे। वो जख्मी हालत में था। कश्मीरी लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वो नीम बेहोश थी मगर अब इसे होश आ चुका था। इसने सुबहान भट्ट को बताया कि वह श्रीनगर के एक गाँव की रहने वाली है जिसे भारतीय फौजियों ने आग लगा दी थी। वो अपनी माँ और बूढ़े बाप के साथ किसी तरह जान बचा कर निकली और दूसरे गाँव फुप्पी के पास जा रही थी कि 2 डोगरा फौजियों ने इसकी माँ को गोली मारकर शहीद कर दिया और इसे पकड़कर अपने साथ ले गए। इसे कई रोज तक एक फौजी कैंप में रखा गया, फिर इंट्रोगेशन कैंप में भिजवा दिया गया। कश्मीरी मुसलमान लड़की की अलम अंगेज दास्तान सुनकर सुबहान भट्ट और इसके साथियों का खून खोल रहा था। ये एक नहीं सैकड़ों कश्मीरी मुसलमान औरतों की दास्तान अलम थी। लड़की रो रो कर सुबहान भट्ट से कश्मीरी जुबान में इल्तिजाएं कर रही थी कि मेरी माँ शहीद कर दी गई, मेरा बाप शहीद कर दिया गया, मुझे मेरे गाँव फूफी के पास पहुँचा दो। मैं अपने हुर्रियत परस्त भाइयों के शान बशाना कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ूंगी। मैं भारतीय परिंदों पर गोलियां बरसाती खुद भी शहीद हो जाना चाहती हूँ। सुबहान भट्ट ने लड़की का नाम पूछा तो इसने अपना नाम ज़ैनब बताया। सुबहान भट्ट ने लड़की को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बहन हम यहाँ भी भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी भारत के दूर दराज शहरों में मौजूद हुकूमत खानों में कैद कश्मीरी हुर्रियत परस्तों और मुजाहिदों को निकालने के लिए वक़फ़ कर रखी है। हम तुम्हें तुम्हारे गाँव ज़रूर पहुँचाएंगे मगर अभी तुम पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हुई, कुछ रोज़ यहीं रहो। ज़ैनब ने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर बोली, मेरे प्यारे भाई, कश्मीर में मेरी बहनों, मेरी माँओं, मेरे भाइयों पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इनका एहसास मुझे यहाँ तड़पा रहा है। अगर मैं पूना की अजियत खाने में मर जाती तो दूसरी बात थी। अगर मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जिहाद कश्मीर की राह में वक़फ़ कर देना चाहती हूँ। अगर तुम लोग मुझे लेकर न गए तो मैं किसी रोज़ यहाँ से भाग कर श्रीनगर की तरफ चल दूँगी। सुबहान भट्ट ने अपनी शॉटगन पत्थरों पर से उठाकर अपने हाथ में ले ली और अपने हुर्रियत परस्त साथियों की तरफ देखते हुए बोला, असदुल्ला ये बातें तुम सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ। मैंने शॉटगन उठा ली, तुम क्या कहते हो? असदुल्ला ने भी अपनी MG शॉटगन उठा ली। सुबहान भट्ट तेज़ी से उठ खड़ा हुआ, श्रीनगर चलने की तैयारी करो, हम ज़ैनब को इसकी फूफी के यहाँ छोड़ने जा रहे हैं। नसरीन भी करीब ही बैठी ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। नसरीन ने पुरजोश आवाज़ में कहा, मैं भी ज़ैनब और तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं भी कश्मीर में अपनी हुर्रियत परस्त भाइयों और बहनों की शान बशाना आज़ादी की जंग लड़ूंगी। सुबहान भट्ट ने नसरीन की तरफ गहरी नज़रों से देखा और कहा, मगर मेरी बहन, तुम खुद यहाँ अपने मंगेतर सुल्तान को तलाश करने आई हो। तुम्हारी मुहिम कोई कम ख़तरनाक नहीं है, तुम खुद एक मुसीबत में मुब्तला हो। नसरीन ने गहरा सांस लेकर कहा, मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के खून आलूद चेहरे, इनके फटे हुए सीने देखकर अपने ज़ख्म भूल गई हूँ, अपने सारे गम भूल गई हूँ। इन शहीदों की पथराई हुई आंखों ने मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया है। मैं अपने मंगेतर सुल्तान को अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ और तुम्हारे साथ इन सुल्तानों, इन मुजाहिदों की सफ़ में शामिल होती हूँ जो कश्मीर में अपने वतन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं।
कश्मीरी लड़की ज़ैनब सुबहान भट्ट और इसके साथी नसरीन के पुरजोश अज़म से मुतासिर हुए। सुबहान भट्ट बोला, मैं तुम्हारे जज्बा हुर्रियत को कदर की निगाह से देखता हूँ, मगर मैं एक बहादुर कमांडो की मगेतर हूँ, खुद भी तरबियत याफ्ता कमांडो हूँ, औरत हूँ, मगर मेरे सीने में शेर का दिल है। अगर ये बात न होती तो मैं तन्हा मौत की वादी में न निकलती। सुबहान भट्ट ने कहा, मैं शाम को कोई फैसला करूँगा। सुबहान भट्ट का इरादा अंधेरा होते ही जंगल में से निकलने का था। इसने असदुल्ला को कहकर खुफिया ठिकाने से अपनी वैगन मंगवा ली थी। हुर्रियत परस्त गुलाम नबी ज़ख्मी कश्मीरी मुजाहिद की तीमारदारी में मसरूफ़ थे। कश्मीरी लड़की और नसरीन मिलकर खाना तैयार कर रही थी। भट्ट असदुल्ला को लेकर वैगन में आकर बैठ गया और इसके साथ बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू करने लगा। इन दोनों ने मध्य प्रदेश पुलिस की वर्दियाँ बदलनी थी। अब सुबहान भट्ट डोगरा रेजिमेंट के कैप्टन की वर्दी में और असदुल्ला इसी रेजिमेंट के सिपाही की वर्दी में था। इनका इरादा इसी भेस में कश्मीरी लड़की को वादी कश्मीर तक ले जाना था। वो खुद भी इनके ताज़ा तरीन हालात मालूम करना चाहते थे। सुबहान भट्ट ने असदुल्ला से नसरीन के बारे में बात की तो हुर्रियत परस्त असदुल्ला ने कहा, लड़की जज्बा जिहाद से सरशार है। मैंने देखा है कि इसका निशाना भी अच्छा है, इसका स्टाइल भी ट्रेंड कमांडो जैसा है। मेरा ख्याल है इसे साल ले जाते हैं, कोई बात नहीं। सुबहान भट्ट ने कोई ख़ास जवाब न दिया। जब सूरज डूब गया और घने जंगल में अंधेरा छा गया तो सुबहान भट्ट और असदुल्ला ने अपने ख़तरनाक मिशन पर रवाना होने की तैयारी शुरू कर दी। दोनों के पास अपने अपने फ़ौजी रैंक के मुकम्मल मगर नकली कागजात मौजूद थे। इसका काम वो एक दो अरसे से कर रहे थे। वो अपने काम के माहिर थे। उन्होंने ग़ार में एक मशीन छुपा कर रखी, इंडियन करेंसी के छोटे बड़े नोट निकाल कर आपस में बांट लिए और इनकी तैयारियों को नसरीन बड़ी बेचैनी और इसराब से देख रही थी। इसे साल लेकर जाने का फैसला अभी तक सुबहान भट्ट ने नहीं किया था। सुबहान भट्ट नसरीन के पास आया और नसरीन के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरी बहन तुम हमारे साथ चलोगी। नसरीन का चेहरा खुशी से दमक उठा। कश्मीरी लड़की भी करीब ही चूल्हे के पास बैठी थी। सुबहान भट्ट ने कहा, तुम दोनों हिंदुआना लिबास पहनकर हमारे साथ जाओगी। जल्दी से ग़ार में जाकर ये कपड़े तब्दील करके साड़ियाँ पहन लो और माथों पर तिलक भी लगा लो। नसरीन ने कश्मीरी लड़की का हाथ पकड़ा और दोनों ग़ार में चली गई, जहाँ एक संदूक में कपड़े पड़े हुए थे। और इस संदूक खोलते हुए कश्मीरी लड़की ज़ैनब ने कहा, मुझे हिंदू औरत बनने का तजुर्बा है। हम पंजाब की हिंदू औरतों जैसी साड़ियाँ पहनेंगी। जब दोनों ग़ार से बाहर निकली तो वो शुमाली पंजाब की हिंदू औरतें लग रही थीं। नसरीन ने कासनी रंग की साड़ी और कश्मीरी लड़की ज़ैनब ने सब्ज़ रंग की सूती साड़ी पहन रखी थी। दोनों की पेशानियों पर सुर्ख बिंदियाँ ग़ार के बाहर जलती लालटेन की रोशनी में महक रही थी। कानों में छोटे छोटे बिंदे थे। सुबहान भट्ट ने दोनों को कुछ नोट दिए और थोड़ी थोड़ी रेजगारी भी दी, जो उन्होंने अपने अपने पर्स में रख ली। अब सुबहान भट्ट ने दोनों की ब्रीफिंग करते हुए कहा, नसरीन, अब तुम्हारा नाम कोशिला सेठी है। तुम मेरी यानी मेजर जगदीश सेठी की छोटी बहन हो। ज़ैनब, तुम्हारा नाम पार्वती है। तुम नसरीन यानी कोशिला सेठी की ननंद हो। मैं तुम दोनों को अपने माता पिता से मिलाने भोपाल से जम्मू की तरफ ले जा रहा हूँ। कोशिला का खामन कुशनपाल भोपाल में सब्जियों की आड़त का काम करता है। ये मैं सब कुछ तुम दोनों के जहन में डालने के लिए बता रहा हूँ। मैं इंडियन फौज के मेजर की फुल वर्दी में हूँ। मेरा अर्दली सिपाही तोता राम मेरे साथ है। तुमसे कोई पूछगछ करने की जरूरत नहीं कर सकेगा। फिर भी एहतियात के तौर पर तुम अपनी शख्सियत को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। कहीं भी कोई भी इमरजेंसी पैदा हो सकती है। अपने नाम और रिश्तेदारियाँ याद कर लो। सुबहान भट्ट ने असदुल्ला को इशारा किया। इसने नसरीन और ज़ैनब को अच्छी तरह से ज़हन नशीन करा दिया कि इनके नाम क्या है, सुबहान भट्ट का नाम क्या है और वो कहाँ से चली हैं और कहाँ जा रही हैं। जब रात का अंधेरा जंगल में चारों तरफ छा गया तो सुबहान भट्ट अपने हुर्रियत परस्त साथी गुलाम नबी को हिदायत देने लगा। नसरीन और कश्मीरी लड़की गाड़ी में पीछे बैठ गई। खुद दोनों अगली सीटों पर बैठ गए। वैगन स्टार्ट की और जंगल में एक तरफ को रवाना हो गए। जंगल का रास्ता बड़ा पेचीदा और दुश्वार गुजार था, मगर सुबहान भट्ट इन रास्तों पर एक मुद्दत से वैगन चला रहा था। गाड़ी की रफ्तार भी हल्की हल्की थी। कोई आध घंटे बाद वो एक ऊंची पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने वैगन खुफिया ठिकाने पर छुपा दी और आगे पैदल चल पड़े। नसरीन और ज़ैनब को उन्होंने दरमियान में कर रखा था, क्योंकि ये जंगल खौफनाक जंगली जानवरों से भरे पड़े थे। सुबहान भट्ट ने जो रास्ता मुंतखब किया था वो जंगल में सबसे महफूज रास्ता था। फिर भी रात के वक्त किसी जंगली दरिंदे के हमला करने का खतरा था। दोनों ने अपने अपने फौजी पिस्तौल निकाल कर हाथ में थाम लिए थे। जंगल का ये दुश्वार गुजार रास्ता नागपुर से भोपाल सेक्शन के रेलवे लाइन को काटता आगे धोरा खूह के रेलवे स्टेशन को जा निकलता था। कश्मीरी हुर्रियत परस्त इन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ थे। सुबहान भट्ट के हाथ में छोटी सी टॉर्च थी, जिसकी रोशनी में रास्ता दिखाता वो आगे आगे चल रहा था। एक जगह पहुंचकर जंगल का घनापन खत्म हो गया और दूर से इन्हें धारा खूह रेलवे स्टेशन की बत्तियां दिखाई दी। सुबहान भट्ट रुक गया। इसने नसरीन और ज़ैनब को मुखातिब करके कहा, अपने अपने नाम और अपनी अपनी शनाख्त याद रखना। तुम मुझे भैया कहकर ही मुखातिब करोगी। धारा खूह का स्टेशन है। यहाँ से हम दिल्ली जाने वाली गाड़ी में सवार होंगे। रास्ते में इंडियन मिलिट्री पुलिस के आदमी चेकिंग करेंगे,
मगर वो तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। तुम लोग घबराना बिल्कुल नहीं, हम इन्हें संभाल लेंगे। धारा खू एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ रात के वक्त खामोशी छाई हुई थी। ऑफिस खुला था। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर अपने छोटे से कमरे में ऊँघ रहा था। इसे पता चला कि एक मेजर साहब अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो वो हड़बड़ा कर उठा और जल्दी से बाहर निकला। सुबहान भट्ट ने तनी हुई गर्दन को मजीद तान कर इसके नमस्कार का जवाब दिया। हिंदू स्टेशन मास्टर ने फौरन खास कमरा खोल दिया। मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी 3 घंटे बाद आएगी। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। एएसएम ने फ़ौरन अपने आदमियों को जगा दिया। साहब के लिए चाय तैयार करवाई और खिदमत गुजारी में लग गया। इसने फर्स्ट क्लास के 3 और असदुल्ला यानी मेजर साहब के अर्दली तोताराम सिपाही का 1 कंपार्टमेंट का 3rd क्लास का टिकट भी बनवा दिया। ट्रेन 3:30 बजे आई। सुबहान भट्ट, असदुल्ला, नसरीन और ज़ैनब फर्स्ट क्लास के कोपे में सवार हो गए जहां बम्बई का एक सेठ पहले ही से बर्थ पर सो रहा था। इसकी आँख खुली तो दिन चढ़ाया था और ट्रेन ललितपुर से 2 स्टेशन पीछे वरियासी स्टेशन पर खड़ी थी। सुबहान भट्ट ने नसरीन और ज़ैनब को जगा दिया। बम्बई का हिंदू सेठ जाग चुका था और बड़ी खुशामदाना निगाहों से मेजर साहब की तरफ दिख रहा था। सुबहान भट्ट फुल वर्दी में था। जो ही इसकी आंखें हिंदू सेठ से चार हुई, सेठ ने चापलूसों से मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर सुबहान भट्ट को नमस्कार किया। सुबहान भट्ट ने गर्दन को जरा सतान कर इसके सलाम का जवाब दिया। सर्वेंट कंपार्टमेंट से असदुल्ला भी अर्दली की वर्दी में आ गया। यहाँ सबने मिलकर नाश्ता किया। ट्रेन ललितपुर की तरफ रवां दवा थी। ललितपुर आया गुजर गया, फिर झांसी, ग्वालियर और धौलपुर के बड़े स्टेशन भी गुजर गए। आगे आगरा छावनी का स्टेशन आ रहा था। सुबहान भट्ट को मालूम था कि वहाँ मिलिट्री पुलिस मौजूद होगी। कश्मीर में जंग आज़ादी के तेज़ हो जाने की वजह से शुमाली हिंदुस्तान स्टेशन पर हिफाजती तदाबीर ज़्यादा सख्त कर दी गई हैं। सुबहान भट्ट और असदुल्ला को ज़्यादा परेशानी नहीं थी। इनके पास पे बुक और दीगर ज़रूरी कागजात जो कि नकली थे पूरे थे। इस नकली कागजात की तैयारी में इस कदर महारत से काम लिया गया था कि इनका पहचाना जाना बहुत मुश्किल था। दूसरी रात के पिछले पहर गाड़ी आगरा कैंट के स्टेशन पर पहुंच गई। स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस के 2 ऑफिसर मौजूद थे। पिछले डब्बों में भी कुछ इंडियन फौजी अफसर सफ़र कर रहे थे। रात के पिछले पहर ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डब्बों की चेकिंग नहीं हुआ करती, मगर हुर्रियत पसंदों की शदीद मज़ाहमत और भारतीय फ़ौज के बेपनाह जानी नुकसान के बायस चेकिंग इस वक्त भी होती थी। मिलिट्री पुलिस का एक कैप्टन अपनी संतरी के साथ डब्बे में भी आ गया। इसने सुबहान भट्ट को, जो मेजर की वर्दी में था, सैल्यूट किया और अंग्रेजी में सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र चेकिंग की माजरत पेश की। सुबहान भट्ट इंडियन फौज के मुख्तलिफ जिम्मेदारों की वर्दी में बम्बई, पूना, दिल्ली के 2-3 चक्कर पहले भी लगा चुका था। इसका मिशन ही ऐसा था कि इसे मध्य प्रदेश से दिल्ली और महाराष्ट्र तक मुख्तलिफ भेस बदल कर कश्मीरी मुजाहिदीन से पूछगछ के लिए बनाए गए इंट्रोगेशन सेंटरों की सुराग रसानी करनी पड़ी थी। वो कल्चर, जुबान और तमद्दन से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था। मिलिट्री पुलिस के हिंदू की माजरत का जवाब सुबहान भट्ट ने अंग्रेजी में बड़े मुअज़्ज़ज़ अंदाज में दिया और अपनी पे बुक निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दी। इंडियन कैप्टन को ज़रा सा भी शक न हुआ। वो पहले ही सुबहान भट्ट के मुअज़्ज़ज़ अंदाज के रोम में आ चुका था। इसने कागजात सुबहान भट्ट के हवाले किए और सैल्यूट मारकर शुक्रिया अदा करते हुए डब्बे से उतर गया। बम्बई का हिंदू अपनी ऊपर वाली बर्थ से खुशामदाना लहजे में बोला, महाराज आप तो फोकट में चेक किया। सुबहान भट्ट ने लाले की तरफ देखा और रौनक से कहा, तुम चुप रहोगे या अगले स्टेशन पर उतरवा दूं? हिंदू लाला राम राम करता बर्थ पर पीछे हट गया। दिल्ली पहुंचकर इन लोगों ने पंजाब एक्सप्रेस और जलंधर स्टेशन पर गाड़ी बदलकर जम्मू तवी एक्सप्रेस में सवार होना था। यहाँ से इंतहाई हसास और ख़तरनाक इलाके में दाखिल हो रहे थे। सुबहान भट्ट ने नसरीन और ज़ैनब को खबरदार कर दिया था और इन्हें हिदायत कर दी थी कि इनका नाम वही हिंदुआना रहेंगे। सुबहान भट्ट ने इस हिसाब से जलंधर से सफ़र शुरू किया। इनकी गाड़ी रात के वक्त जम्मू के इलाके में दाखिल हुई। जब ट्रेन कटोआ रुकी तो रात के 9 बज चुके थे। यहाँ भारतीय फौजी सिपाही जगह जगह चलते फिरते पहरा ड्यूटी देते नजर आए। सुबहान भट्ट और असदुल्ला के कागजात पर ख्वाह किसी को शक न हो, लेकिन इन दोनों को कुछ इल्म नहीं था कि इनकी 15 डोगरा रेजिमेंट जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ तैनात है, इनके कमांडिंग ऑफिसर का नाम क्या है। ये बहुत ख़तरनाक बात थी और इससे इनका राज खुल सकता था और वो सारे के सारे पकड़े जा सकते थे, मगर यह ख़तरा उन्हें बहरहाल मोल लेना था। ट्रेन कटुआ से आगे निकल पड़ी। भारतीय मिलिट्री पुलिस वाले प्लेटफॉर्म पर चक्कर लगा रहे थे, मुख्तलिफ डब्बों में झांक कर देखते रहे, मगर सुबहान भट्ट और असदुल्ला की किसी ने चेकिंग वगैरह न की। आगे आखिरी और सबसे ख़तरनाक स्टेशन जम्मू तवी का था, जहाँ इन्हें ट्रेन से उतरना था। वहाँ से कश्मीर की वादी की जानिब सफ़र शुरू करना था। सारी बातें सुबहान भट्ट ने नसरीन, ज़ैनब को समझा दी थी। उन्हें यह भी समझा दिया था कि पकड़े जाने की सूरत में इन्हें मौका मिले तो भाग जाएं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।